हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की बुक, जो कि है राजस्थान राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, क्लास 9 के लिए राजस्थान बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रकाशित राजस्थान के लिए बुक। उसके हमने 4 अध्याय पहले पढ़े और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5, जो कि है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। 1857 ईस्वी का प्रथम संविधान सफल नहीं हो पाया, परंतु जनता में नव चेतना व जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हो गई। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। राजस्थान के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति। जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य में से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो उठी। आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहित्य और पत्रिका ने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान राजस्थान में गूंजा। राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकारी तथा आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदयपुर से सृजन कीर्ति सुधारक तथा अजमेर में एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ। अखबारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। छप्पनिया के भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो उपेक्षा बरती गई, उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना। अतः जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने आरंभ हो गए। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया। तभी उन्हें रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रचंगुटिया नामक एक रचना भेंट की। इससे उनमें आत्मसम्मान की भावना जागी और उन्होंने दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। महाराणा के इस कार्य में राजस्थान की जनता में एक नव चेतना की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का अधिक आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई, जो निरंतर बलवती होती गई। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हर विलास शारदा राजस्थान का प्रतिनिधित्व बनकर गए। 1918 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा का नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली
गई। ये है दो चित्र जो है, एक है ये है गणेश शंकर विद्यार्थी और यह है जमनालाल बजाज। राजपूताना मध्य भारत का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया। दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इस समय नागपुर में हो रहा था। सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए थे, किंतु कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाए। अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी और सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति दिखाई गई। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचा। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस के एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राजस्थान के नेता राजाओं से यह आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाए। 1919 ईस्वी में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से हुई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। इनका दूसरा ध्येय जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करवाना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेगू के किसान आंदोलन, सिरही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। संघ ने बूंदी, सिरोही, उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया और इसकी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से शंकित थी। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता को तरुण राजस्थान के देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु गुप्त को 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। स्ने मतभेद भी खाई चौड़ी होती गई और परिणाम स्वरूप 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। समस्त भारत पर इनका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोगों के देश प्रेम की भावना जागृत हुई और राज्यों के निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे। झंडे के एक और महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। उन्होंने बाजार में एक भाषण दिया जिसे जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभाकार कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुनैद मियां, सैयद इस्माइल मियां, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी इस संबंध में गिरफ्तार किए गए, लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज्य कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपए मुस्लिम लीग को दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वे गांधी जी के बहुत निकट आ गए। बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया।
फिर बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से हुई। धीरे धीरे यह ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलनों का प्रभाव पड़ने लगा और जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। अनेक स्थानों पर जनता में जागृति के उद्देश्य से पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्व हितकारिणी सभा, विद्या प्रसारणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्था स्थापित की गई। इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रसारित किए गए। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अर्जुनलाल सेठी, चांदकरण शारदा आदि ने भी भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के तन मन और धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी तथा युद्ध संचालन में भागीदार बनाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को सामाजिक युद्ध मंत्रिमंडल और सामाजिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया था। उन्हें जर्मनी में संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। यहाँ देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते थे। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी राजाओं को संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी, मध्यम वर्गीय लोग, किसान, मजदूर आदि समाज की निम्न स्तर की उभरती ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने के कारण बन सकती है। ब्रिटिश शासकों ने मेवाड़ में बिजोलिया ठिकाने के किसान पंचायतों की स्थापना कर गौर किया और उनकी आत्मनिर्भरता की तुलना रूसी सोवियतों से की तो बिजोलिया किसान आंदोलनों के सूत्रधार पथिक को बोल्शेविक विप्लववादी कहा। एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी के लिए से इसलिए निलंबित किया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने तिलक स्वराज्य कोष के में चंदा जमा कराया था। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, जबकि इससे पूर्व वे महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी प्रचार का स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं कामकाज से अलग हो जाए। महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए। युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी
मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया। ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयत्न करने में लगी थी कि जहां तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो, ताकि वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण रख सके। सिरोही, बूंदी, जोधपुर और जयपुर में अजमेर अंग्रेज व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया गया। जहां ऐसा संभव नहीं हुआ, वहां राज्य के बाहर से व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रतिभा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। मारवाड़ यानी कि जोधपुर राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक के पद पर ही कार्यरत थे। राजस्थान के अनेक राज्यों में राजाओं के प्रशासन का अधिकार छीनकर नव नियुक्ति दीवानों और निरंकुश नौकरशाहों को दे दिया गया। उनका कार्य जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखना था। वे अपने कार्यों के लिए राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे, जिन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। इस शिक्षित वर्ग में प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर जनता को जागृति उत्पन्न की। उन्होंने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किया और जन आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। राजस्थान में अब एक नए युग का सूत्रपात हुआ। राजस्थान में प्रजा मंडलों की स्थापना। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष से 3 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम है 1927 ईस्वी से पूर्व, दूसरा है 27 से लेके 38 तक और तीसरा है 38 से लेके 49 ईस्वी तक। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण में 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देशी तत्वों के लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई और 1938 ईस्वी के बाद भी विभिन्न राज्यों में प्रजा मंडल या राज्य प्रजा परिषदों की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। प्रजा मंडल की स्थापना से पूर्व भी मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के सामान्य रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ तथा 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई। इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई। फिर है प्रजा मंडलों की स्थापना। स्वतंत्र प्रजा मंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयपुर में की गई, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 ईस्वी में लिया। मारवाड़ में प्रजा मंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई और कोटा में प्रजा मंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजा मंडल व अलवर में अलवर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई। 1939 ईस्वी में भरतपुर में भी इसकी स्थापना हो गई। बूंदी के प्रजा मंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 ईस्वी में की। 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की गई और 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में की गई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। सबसे पहले इसमें देखते हैं जोधपुर में जन आंदोलन। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ, जो कि है जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किया कि बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया तो मारवाड़
लोक परिषद में इसके विरोध में आवाज उठाई गई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस प्रति मंत्रिमंडलों ने अपना रोष बताने हुए पद से त्याग पत्र दिए तो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक राजाओं नेताओं को जेल में डाल दिया। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने प्रमुख नेता जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल, उन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 और आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर में शिवदयाल दवे को भी, जिसे 7वां डिक्टेटर बनाया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। 8वें डिक्टेटर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया। ये है चित्र जयनारायण व्यास का। और आगे है कि मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाने हुए प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र ही भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा और उन पर पत्थर फेंके। इससे रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। इसके पूर्व उन्होंने सर प्रताप कुमार पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल के धरने देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापक ने इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्था विकास सभा की स्थापना की गई। लोक राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 1946 ईस्वी को डाबरा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना की गई, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी और कोई परवाह नहीं की। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुवंत सिंह को गद्दीसीन किया गया। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटाचार्य को हटा दिया और अपने जागीरदारों व रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना लिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा। 1948 में जयनारायण व्यास ने मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर बृहत्तर राजस्थान में विलीन हो गया। फिर आता है बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासकों में थे। उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने राज्य में व्यवस्था का हाई कोर्ट व न्यायपालिका का निर्माण कर सुधार की भूमिका अदा की थी, परंतु जन आंदोलनों को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। बीकानेर के जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास प्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उनके 8 साथियों को फंसा दिया और जेल में अनेक यातनाएं दी। मगाराम वैद ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद सादुल सिंह राजा बने। पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा, परंतु 1947 ईस्वी के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास कर
द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट का भी गठन किया गया। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। बीकानेर ने बृहद राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बने जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। शासक ने यह भी घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण के लिए एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। वो जनवरी 1948 में राजस्थान ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद में कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को सादुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के साथ एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य राज्य में दैनिक शासन को जारी रखना था। यह मिला जुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका। प्रजामंडल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जन प्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों में मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया। विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया। केंद्र के दबाव के फलस्वरूप उसे प्रस्तावित चुनाव भी रद्द करने पड़े। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। देशी राज्यों की संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने को आमंत्रित किया गया। महाराजा सादुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय किया। उसने अन्य राज्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पौणिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था। देशी नरेशों के समक्ष अब यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहें या भारतीय संघ या पाकिस्तान में मिलने में सम्मिलित हों। महाराजा सादुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने का निर्णय किया। फिर है अजमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण यह था कि जैसलमेर में कम जनसंख्या थी और इसका अधिकांश भाग मरु भाग था। यातायात के साधनों का अभाव था और संचार माध्यम भी विकसित नहीं थे। यहाँ के राजा ने जन आकांक्षाओं को अधिक दबा रखा था। यही कारण है कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 में आरंभ हुआ और 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। राजा ने इस पत्र का प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया। सागरमल गोपाल भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासक के आतंक व अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल अपनी व्यथा का वृतांत निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही रहकर जलाकर मार डाला। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए उनकी स्थापना जोधपुर में की गई। 28 मई को जयनारायण व्यास व मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात जन भावना को नहीं दबाया जा सका। अंत में
जैसलमेर भी वृद्ध राजस्थान में शामिल हो गया। फिर है मेवाड़ में जन आंदोलन। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले ही बिजोलिया सत्याग्रह और बेगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस पर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहां रहकर करने लगे। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और उन्हें यातनाएं ही नहीं दी अपितु मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। इस अवसर पर आचार्य जेबी कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी आई और खादी का ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की भी स्थापना की गई और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। इसी प्रकार भील, मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता के सुपुर्द किया गया। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर से गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और इसके विरुद्ध इसके संबद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप के.एम. मुंशी ने तैयार किया था। स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। फिर है कोटा में जन आंदोलन। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया था। उसमें गांधी टोपी पहनने जाने की उत्साह शुरू हो गया था। यहाँ पंडित नैनू राम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए थे। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर उनके साथ पंडित अभिन्य हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। वे अभिन्य हरि मंगलोर में रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने यह 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वहां की। इनकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम ने की। अधिवेशन में स्वागत अध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए। 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अभिन्य हरि ने की। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आए थे। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनूराम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और इससे पंडित अभिन्य हरि पर प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन्य हरि ने आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन से उनके साथ मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव इत्यादि इनके साथ थे। 1945 ईस्वी में इन आंदोलनों में विद्यार्थी भी शामिल हो गए। उन्होंने जुलूस निकाले और आम सभाएं आयोजित की। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ।
लेकिन ने शहर को दिवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कोटा की शहर पनाह के फाटक बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सब सड़कें में गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई मदद न आ सके। कोटा के दीवान सर हरिलाल भोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महारावल भीम सिंह ने पलायथा के सर ओमकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया। बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को भी दरबार से हटा दिया। इस आंदोलन के साथ प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान, मजदूर और छात्र सब आ गए। जब देश आजाद हुआ तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण और प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे पूरे राजस्थान में उप राज प्रमुख बनाए गए। बूंदी में जन आंदोलन। बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले से ही दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह प्रतीक और रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नमाणा ग्राम में बहुत अत्याचार किए, जिससे आंदोलनों में और तेजी आ गई। बूंदी के महारावल ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया। 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल व नित्यानंद ने अपनी इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रकाश के सुधारकों की मांग की। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋतिराज मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु जब वे 1941 ईस्वी में वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर आंदोलन प्रारंभ किया। 1942 ईस्वी में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा के साथ लेकर आंदोलन छेड़ दिया। समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वरी सिंह ने भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत आजाद होने पर बूंदी भी वृद्ध राजस्थान में विलीन हो गया। फिर आता है जयपुर में जन आंदोलन। जयपुर में जन जागृति के कार्यक्रम का श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी ने किया। उनके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रारंभ में इनका कार्य समाज सुधार ही रहा। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीवी लाल अग्रवाल, कपूर चंद पाटनी और दौलत भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में इन दमन चक्र की भर्त्सना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं की बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। अगस्त 1939 ईस्वी को दोनों पक्षों को समझौता हो गया और जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल को मान्यता मिल गई और सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। यह है चित्र जो कि अर्जुन हीरालाल शास्त्री का। 1940 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने राज्य में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 ईस्वी में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया तो जयपुर महाराजा ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलनों का कोई औचित्य ही नहीं रहा। इस समय प्रजामंडल को 2 वर्ग हो गए थे। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था तो दूसरा, जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं था। दूसरा, बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया।
इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। दोनों के में बातचीत के बाद निम्न समझौता हो गया। पहला पॉइंट है इसमें कि युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश राज्य प्रांतों में आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्र कार्रवाई करेगा। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। इस समझौते के फलस्वरूप जनसाधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा समाप्त प्राय हो गई। शास्त्री समझौते के बावजूद आजाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस स्थिति में 2 वर्ष के प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप 1945 ईस्वी में 2 सदनों वाली व्यवस्था स्थापित की गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल में चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधित्व सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे, लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो उनमें प्रजामंडल का केवल एक ही सदस्य लिया गया। जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवी शंकर तिवाड़ी, दौलतमंद भंडारी और टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मानसिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदय सिंह को महाराज प्रमुख और कोटा महारावल को उपराज प्रमुख बनाया गया। अलवर में जन आंदोलन पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो कि अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जन जागृति लाने का कार्य पंडित हरि नारायण शर्मा ने किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की, खादी का प्रचार किया और आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। जब मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की। राज्यसभा ने हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 ईस्वी में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अन्य प्रजामंडलों की भांति अलवर प्रजामंडल में भी उत्तरदायी सरकार की मांग की और आंदोलन चालू किया। 1940 ईस्वी में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा और उसके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। आम जनता को इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रजामंडल ने आंदोलन किया। जनवरी 1944 ईस्वी में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को दोहराया गया। फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया और कई गिरफ्तारियां दी। इसके पश्चात जून 1946 ईस्वी में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया। प्रजामंडल और सरकार के टकराव 1947 ईस्वी में भी चलता रहा। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके कारण इसके लिए अलवर के दीवान NB खरे को उत्तरदायी ठहराया और सरकार को यह संदेश था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे भी मिली भगत थी, अतः खरे को दिल्ली में रहने का आदेश दिए गए।
मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। फिर अगला है भरतपुर में जन आंदोलन। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न वाले करने वाले जगन्नाथ दास अधिकारी को गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। भरतपुर में तत्कालिक राजा महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे, उन्होंने हिंदी में राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों में वह नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के पक्षधर थे। इसके प्रति प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और बालक ब्रिजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तथा शासन चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 ईस्वी में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजा मंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और इस पर प्रजा मंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सब नेता जेल में छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जन प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की और इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए गए। इसमें 50 सदस्य थे, जिनमें 37 निर्वाचित थे। प्रजा परिषद में इसमें से 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया और मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता। लेकिन परिषद के ढकोसले का शीघ्र ही पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 ईस्वी में बयाना में आयोजित किया गया और फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। प्रजा मंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 1947 ईस्वी को वायस रॉय वेबल वह बीकानेर के महाराजा साधु सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए। अलवर में मेवों व जाटों के दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य में मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। फिर अगला है धौलपुर में जन आंदोलन। धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी सरदानंद ने 1918 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना की। इसके पश्चात 1938 ईस्वी व 1940 ईस्वी में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 12 नवंबर 1946 को तासिम गांव में प्रजा मंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए। 1947 ईस्वी के बाद भी धौलपुर प्रजा मंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा। अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली दरबार बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया। बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। फिर है करौली में जन आंदोलन। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख नेता त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व मान सिंह आदि थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली के उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त
की। प्रजामंडल ने मांग की कि उनमें कुछ इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कुछ समय बाद करौली का मत्स्य संघ में विलीनीकरण हो गया। फिर है अन्य राज्यों में जन आंदोलन। राजस्थान के अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे व तीसरे दशक में हुआ। उनमें थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशनगढ़। झालावाड़ राज्य ऐसा राज्य था जहां के राजा स्वयं स्वयं प्रगतिवादी थे और उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए जिससे जन चेतना में वृद्धि हुई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोठड़िया, भीखा भाई भील, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट आदि ने जन चेतना लाने में अथक प्रयास किए और प्रजामंडलों की स्थापना की। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वास को दूर किया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों का वृहद राजस्थान में विलय हो गया। प्रजामंडलों का मूल्यांकन। राजस्थान में प्रजामंडलों का या लोक परिषदों का जन जागृति करवाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न की। प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि इतनी सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रयास कम नहीं हुए। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडलों को गैर कानूनी बताया और नेताओं को जेल में डाल दिया। इससे जनता में और जागृति पैदा हुई। 1921 में राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया। इस संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना होने दी। प्रजामंडलों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी अपनाया और आंदोलनों में भाग लिया। इससे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख है। इससे सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया और राजाओं को भी आभास हो गया कि अब लोकतंत्र का युद्ध आ गया है। राजतंत्र पर निरंकुशता के दिन चले गए। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने राज्यों का भारत संघ में विलीनीकरण स्वीकार कर लिया। प्रजामंडलों ने भी सामाजिक कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इस महान सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को ही जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।